अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल खुल के जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग उनके खिलाफ शुरू की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी शिद्दत के साथ आज जवाबी वार किया है। और एक तो मैं कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से नाअहली ख़त्म किए जाने की जो ख्वाहिश थी, शायद वो ख्वाहिश ही रह जाए अब, क्योंकि आज ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहला जो कदम उठाया गया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर उन्होंने 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब ये जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इस पर दो चीज़ें, यानी मैं कहूँ अगर जो लड़ाई में जो टैक्टिक्स होते हैं, ये बड़ा एक कमाल टैक्टिक था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक तीर से दो शिकार किए यहाँ पे, जिस तरह गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की थी, तो जवाबी वार भी उसी शिद्दत के साथ सामने आ रहा है ना। वो ग्लव्स आर ऑफ और खुल के लड़ाई जो है दो बदू वो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान शुरू हो चुकी है। एक तो हुकूमत की जो कानून साजी थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसमें दो चीज़ें सीधा सीधा बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे सुओ मोटो नोटिस लेने के हवाले से, उस पर उस चीफ जस्टिस अकेले से वो इख्तियार लेके चीफ जस्टिस नंबर 2 और नंबर 3 जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी के अतबार से, इन तीनों को दे दिया गया था कि 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का एक जजेस बैठ के वो डिसाइड करेंगे कि सुओ मोटो से बनता या नहीं बनता। तो उसमें तो जो है चीफ जस्टिस के पर ये नहीं काटने का एक फैसला था। नंबर 2 ये था कि जो भी जिस किसी शख्स को भी 184(3) के तहत सजा हुई है, यानी जिसको उसको नोटिस में सजा हुई है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ फहरिस्त में नंबर 1 है, तो उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जानी थी। वो अपील का उन्हें इख्तियार दे दिया गया था। तो अब जनाब, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस पर 8 रुकनी बेंच बना दिया गया है, और अभी तो ये नाफिजुल अमल भी नहीं हुआ ये कानून, अभी 8 दिन बाद जाके नाफिजुल अमल होना था। और आज ही से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन करने की पटिशन के ऊपर इस पर नोटिस लेते हुए 8 रुकनी बेंच भी बना दिया, कल से जो समाज शुरू करेगा। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा देर नहीं लगाएगी इस कानून को स्ट्राइक डाउन करने में, क्योंकि एक ये बदकिस्मती भी है। लेकिन जो मैं आपको टैक्टिक की बात करूँ, चीफ जस्टिस ने एक तीर दो शिकार किए हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जो असल यहाँ पे जो बदकिस्मती है सबसे बड़ी, वो ये है कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही जब भी कोई बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, ये कितना अनफॉर्चुनेट हो चुका है कि बेंच बनते साथ ही हम आपको बता देते हैं, आपको पता लग जाता है, पाकिस्तानी शहरियों को या समझने वालों को समझ आ जाती है कि इस बेंच का फैसला क्या होगा। और यानी इतनी ज़्यादा हमारी सुप्रीम कोर्ट, इतने ज़्यादा हमारे जजेस जो हैं उसके बेंचेस प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि बेंच बनते साथ ही हम पहले बता देते हैं कि ये फैसला क्या आएगा। तो अब ये 8 रुकनी बेंच बनते साथ ही एक राय बहुत ज़्यादा जो यानी कि कभी एक राय यही है कि ये बेंच जो है ये उड़ा देगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसे सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात का बिल भी कहा जाता है। इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, चूँकि जो बेंच है उसे हम ख्याल बेंच भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की वो है 15। तो 15 में से जो 8 जजेस जिन्हें हम ख्याल समझा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें खुद अब बेंच के अंदर आप जजेस की कंपोजिशन देखें ना, बेंच की कंपोजिशन देखें, जस्टिस उमर अता बंदयाल दूसरी साइड पे उन्हें गिना जाता है, जस्टिस एजाजुल हसन दूसरी साइड पे गिने जाते हैं, जस्टिस मुनीब दूसरी साइड पे गिने जाते हैं, जस्टिस मताहिर अकबर नकवी दूसरी साइड पे गिने जाते हैं, जस्टिस शाहिद वहीद दूसरी साइड पे गिने जाते हैं, जस्टिस रिजवी साहब दूसरी साइड पे गिने जाते हैं, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी दूसरी साइड पे गिनी जाती हैं। तो अब ये जो पूरा बेंच ही जो है वो और मोहम्मद अली बदर साहब, ये 8 लोग जो हैं ये ऑन दी अदर साइड ये गिने जाते हैं। और इस बेंच के अंदर कोई भी एक जज भी वो शामिल नहीं है कि जो जिसने चीफ जस्टिस की तरफ से आज खुद नोटिस लिए जाने के खिलाफ एतराज़ किया था, अपनी राय का इजहार किया था, इख्तलाफी नोट दिए थे या इजाफी नोट दिए थे, उनमें से एक जज भी शामिल नहीं है। ना इसमें शामिल किया गया है जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, ना इसमें अतर बिन अल्लाह साहब को शामिल किया गया, ना इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल को शामिल किया गया। यानी वो जजेस जिनको एतराज़ था, या फिर जस्टिस काजी फायज ईसा हो गए, वो शामिल नहीं है इस बेंच के अंदर। जस्टिस तारिक हो गए, वो शामिल नहीं है बेंच के अंदर। यानी वो जो डिवीजन है ना सुप्रीम कोर्ट की, हम जो कहते हैं ना कि 8 और 7 की रेशो चल रही है, यानी कि ये कितना अफसोसनाक भी है। लेकिन जो मैं आपको रेशो बता रहा हूँ कि रेशो क्या है, रेशो यह है कि 8 और 7 की चल रही है। 15 में से 8 जो हैं वो ऑन दी इन फेवर ऑफ इलेक्शन समझे जा रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, और 7 जो हैं वो उनकी जो राय है वो थोड़ी सी ज़रा एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली साइड पे गिनी जाती है, या थोड़ा सा नून नहीं समझती है कि वो हमारी राय के ज़्यादा करीब है। जो ये 8 जज है ये समझा जाता है चीफ जस्टिस में, जो इनका ग्रुप है वो ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये हमारी सोच के ज़्यादा करीब है।
तो ये जो 8 रुकनी बेंच बना के एक तो ये किया चीफ जस्टिस ने कि ज़रा बड़ा बेंच बना दिया कि जी 8 रुकनी हमने लार्जर बेंच हमने बना दिया है इस केस को सुनने के लिए। और दूसरा इसमें चीफ जस्टिस ने अपनी स्ट्रेंथ भी शो कर दी है। अगर ये 8-0 से फैसला आता है, यूनानिमस डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का 8-0 से स्ट्राइक डाउन अगर किया जाता है इस लेजिस्लेशन को, तो फिर ये बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा। वो जो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा करती है बार बार PMLN करती है, वो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा भी फिर इसके बाद फिर ना दम तोड़ जाएगा, वो दोबारा नहीं किया जाएगा। चूंकि स्ट्रेंथ फुल कोर्ट बेंच के अंदर भी आपको पता लग जाएगी कि जब 8 जज एक साइड की आपको नजर आ गया कि स्ट्रेंथ जो है चीफ जस्टिस वाली साइड की ज्यादा हावी है, तो फिर वो मुतालबा नहीं आएगा, चूंकि उनकी तरफ तो फिर 7 जजेस खड़े होंगे। तो वो चीफ जस्टिस ने अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी है। और इस मामले को स्ट्राइक डाउन करने के लिए भी 8-0 से जब स्ट्राइक डाउन होगा तो फिर उसकी ज़रा सिग्निफिकेंस कुछ और होगी। कोई डायसेंटिंग नोट भी नहीं होगा इसके अंदर। तो एक तो जनाब ये बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरी, आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब जमा करवाया गया था गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि नहीं दे सकते पैसे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे देने से इनकार कर दिया 21 अरब रुपये इलेक्शन की अखराजात के लिए पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है उसने भी कहा है कि हम 3.5 लाख बंदे तो नहीं दे सकते, हम आपको 75,000 बंदे दे सकते हैं सिक्योरिटी के लिए इंतखाबात की। तो उसमें जनाब अब ये हुआ है कि आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है और इस ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 3 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये जो अहकामात हमारे नहीं माने गए, ये डिसोबीडियंस के जुमरे में आता है। और डिसोबीडियंस जो है करने वाला या इस पे इंस्टिगेट करने वाला, यानी कि इस पे रागब, इसकी तरगीब दिलाने वाला या इसके लिए दूसरों को इंस्टिगेट करने वाला जो है, यानी इसकी तरगीब दिलाने वाला जो भी है, वो उस पे जो है वो डिफाइंस लगती है, यानी वो कानून को तोड़ रहा है, वो हमारी डिसोबीडियंस कर रहा है और वो लायबल है किसी भी किस्म की सज़ा के लिए, वो सज़ा का हकदार बनता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई सज़ा बनती है जिसने भी हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, डिसोबे किया है, डिफाइंस की है, और जो ऐसा करने पे लोगों को तरगीब दिलाता रहा वो सज़ा का मुस्तहिक है। तो जनाब अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बिल्कुल क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पैराग्राफ 3 के अंदर इंडिकेट कर दी क्लियरली कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बड़ा फिट केस है। अब इसमें आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हों, तो हम यही हमारी सोच है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करने के बजाय हम इंतखाबात की तरफ ही जाते हैं। तो उसमें उन्होंने ये किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और उनके डिप्टी को जो है बुलाया है और उनकी तरफ से कहा गया कि पूरा रिकॉर्ड ले कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कितने ख़जाने में कितने पैसे पड़े हैं, क्या रिसीवेबल्स हैं हमारे, क्या हमने देने हैं, क्या हमने जो है हमारे पास पड़ी कितनी अमाउंट इस वक्त, वो जरा आप डिटेल लेके सारी हमारे पास आ जाए। यानी कि अब गवर्नमेंट को वो डील नहीं कर रहे, वो सीधा सीधा, ये मैंने बात लास्ट टाइम राना सनाउल्लाह साहब से अपने इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन भी किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आप तो ये फैसला कर रहे हैं कि जी आप ताउन नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, आप बाइकआउट करेंगे फैसले का, लेकिन नीचे अगर वो किसी सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, किसी इदारे के सरबराह को बुला लेते हैं जो कि पॉलिटिकल नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी कर ही नहीं सकता, डिसोबे कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जानी है सीधी सीधी। चले आप लोग तो एक सियासी फैसला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी उन्हें नहीं करना चाहिए, हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने करना नहीं चाहिए। तो वो वीक पॉइंट उन्हें अपना समझ आ गया था, इसीलिए उन्होंने अगले दिन जो है फिर जाके सुप्रीम कोर्ट अपनी पोजीशन वाजे की थी कि भाई हम बाइकआउट वगैरह बेहतर कोई भी नहीं कर रहे। हालांकि मेरे प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने वर्ड बाइकआउट यूज किया था इस फैसले के खिलाफ। अब जनाब जो उन्होंने एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और डिप्टी को बुला लिया है तफसीलात के साथ तमाम अकाउंट्स की, और दूसरा उन्होंने वजारत ख़जाना के भी, उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना को और उनके जो नंबर 2 हैं उनको भी उन्होंने बुला लिया कि भाई आप भी आके मैं अपनी पोजीशन ज़रा वाजे करें। तो अब लगता है कि इन्हें अब कोई ज़्यादा बचने का चांस है नहीं है, पैसे शायद जारी नीचे से करने पड़ेंगे, नहीं करते पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर रोकती है, कोई लड़ाई की तरफ जाती है, महाजराई की तरफ जाती है, तो ये ज़्यादा कशीदा और पेचीदा सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन जाएगी। बाकी जो मैंने पहले बात की थी 8 रुकनी बेंच के बारे से, तो उसमें यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनको बड़ा धचका होगा, जहांगीर तरीन के लिए बड़ा धचका होगा कि वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस एक्ट के पास होने के बाद वो अपनी अपील दायर करेंगे और अपना जो है इस सेट असाइड, ताकि अपनी जो उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको वो सेट असाइड करवा लेंगे अपील के अंदर जाके। तो अब वो उनकी ख्वाहिश जो है वो शायद फिलहाल ख्वाहिश ही रहे, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी डिसीजन है जनाब के उधर से वो स्ट्राइक डाउन करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, हम फिर वो बिल पास कर लेंगे, फिर स्ट्राइक डाउन करेंगे, फिर बिल पास कर लेंगे। ये एक और नए आईनी बहरान की तरफ, एक और नए कानूनी बहरान की तरफ हम जो है वो बढ़ जाएंगे। इस पर भी देखना होगा कि ये मामला कैसे रिजॉल्व होता है।
बाकी वकला की तरफ से आइन बहाली की तहरीक जो है, आइन बचाव की तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुकी है। और सबसे लीडिंग इसमें रोल जो है वो फिर एहतजाज अहसन साहब भी अदा कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब जिन्हें गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉयर्स विंग की सदारत से फारिग किया गया है, वो भी इस वकला तहरीक के अंदर आपको पेश नज़र आएंगे। और वकला तहरीक जो है भरपूर तरीके से शुरू होने जा रही है। और ईद के बाद मुझे लग रहा है कि ईद से पहले भी हो सकता है कि दमादम मस्त कलंदर हो पाकिस्तान के अंदर। बाकी इमरान खान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल गवर्नमेंट की आज मुझे बेबसी नज़र आ रही थी, मुकम्मल तौर पर इतनी बेबसी गवर्नमेंट नज़र आ रही थी कि जब मैंने देखा मुफ्ती सईद जो कि निकाह खां थे इमरान खान के, जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था, कि उन्होंने बताया कि इमरान खान का जो निकाह हुआ था पहला वो इद्दत के दौरान हुआ था नवंबर 2017 में, फिर 2018 नवंबर 2017 में तलाक हुई थी और जनवरी 2000 यानी 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ था। उसके बाद फिर हमने दोबारा निकाह करवाया, चूँकि खान साहब ने कहा कि ये निकाह जो पहला हुआ था 1 जनवरी वाला, ये पेश गोई थी कि अगर मैं 1 जनवरी को बुशरा बेगम से शादी करता हूँ तो मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा। तो वो चूँकि इद्दत के दौरान हो गया था, तो अब आप दोबारा मेरा निकाह करवाएं। अब एक बंदा बयान हल्फी के साथ अपना बयान हल्फी जमा करवा रहा है, फिर उनका वीडियो बयान भी सामने आया जो मेरी नज़र में बड़ा मुज़ायका खेज़ था। आज इस्लामाबाद बड़ी गर्मी में ये सिंगल शलवार कमीज़ पहन रखी है, पंखा नहीं लगाया हुआ, तो मुझे बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने सिंगल ये पतली मैंने ये शलवार कमीज़ पहन रखी है और पंखा मैंने ऑन नहीं किया हुआ, तो मुझे पंखे की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो मुफ्ती सईद साहब की जो वीडियो साथ आई है, वीडियो स्टेटमेंट आई है, वो इतनी शदीद जनाब सर्दी की है कि उन्होंने इतना मोटा कोट पहन रखा है ऊपर जनाब, और वो अपना बयान दे रहे हैं कि भाई ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, इस तरह हुआ था, उस तरह हुआ था। तो ये बयान लगता है कि कोई अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का बयान रिकॉर्ड करता उनका जो है वो अब जाके वो रिलीज़ किया गया है, उनका सामने लाया गया है कि जनाब ये सारी गेम है। तो अब बड़ी खूबसूरत बात की थी काशिफ अब्बासी साहब ने, हमारे दोस्त हमारे भाई हैं, कि अगर मामला अब इद्दत तक आ गया है तो फिर सुलह कर लेनी चाहिए। कि आपने कहाँ मामला शुरू किया था तो शाहाना घड़ियाँ चोर है ये, इसने मलिक रियाज के साथ से सेटलमेंट कर ली पैसों की, अरबों रुपये वहाँ से इन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पे वहाँ से जो उन्होंने सेटलमेंट की वो कमा लिए। इन्होंने आटा चोर इमरान खान, ये गंदम चोर, ये फलां चोर, अद्वियात चोर, इतने बड़े बड़े दावे करके फिर उसके बाद तो शाहाना के बड़े दावे हुए। वो सारे दावे एक तरफ रहे जनाब, कहीं पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी, तो अब जाके मामला जो है वो इद्दत पे आ गया। तो मेरा इस गवर्नमेंट की बेबसी और लाचारगी जो है उस पर अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। उनकी इस अप्रोच के ऊपर भी अफसोस का इजहार किया जा सकता है कि भाई वो इस लेवल पे आ गए आप। इमरान खान हो या कोई भी हो, किसी के साथ भी अगर आप सियासी मुखासमत में इस लेवल पे आएंगे तो ये मेरे हाल से इससे बेहतर है कि फिर आप शिकस्त तस्लीम कर लें। अगर आपको इस लेवल पे आके सियासी लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो यही जनाब आज की वीडियो में काफ़ी मेरे ख्याल से। तो कल आपकी खिदमत पे फिर हाजिर होकर मज़ीद अपडेट्स और अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।